जोड़ दिया। चलो जी, नमस्कार। जो भी अपने साथी जुड़ जाएं उनका स्वागत। मेन बात इस बार एक चिंतन का विषय है, बजट कितना होगा, क्या बजट है, कम है, ज्यादा है, इस पे हम केंद्रित नहीं रहेंगे। हम इस बात पे केंद्रित रहेंगे कि आखिर बजट का क्या एक ऐसा अंदर से जो क्लू पॉइंट है जो आम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, वो साइड में ही पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक तो होता है आम बजट, सेशन रिकॉर्डेड भी है। आम बजट का मतलब तो ये है कि भाई जितना भी जीएसटी से आए वो भी आए, कोई भी रेवेन्यू जो भी हो रहा है, जनता का पैसा एक कंसोलिडेटेड फंड में जाके इकट्ठा हो जाता है और उस कंसोलिडेटेड फंड के अंदर डिमांड बनती है। तो करीब 102 डिमांड थी पिछली बार, कभी 100 होती, कभी 101, कभी 102 होती है डिमांड की। तो डिपार्टमेंट वाइज पहले डिमांड एक से शुरू होती है, तो वो एग्रीकल्चर की है, ऐसे करके एबीसीडी से या जैसे भी जिनका सिस्टम बना रखा है बजट के मामले में, तो वो जाकर के डिमांड वाइज पैसे होते हैं। पिछले साल इतना खर्च हुआ, अब इतना हुआ, वो सारा ढांचा जो मामूली बात है उसमें हर किसी को समझ में आ जाता है। कंसोलिडेटेड फंड के हिसाब से जैसे करीब 145 लाख करोड़ का था, उसके अंदर गड़बड़ जाला ये है कि ये साल में जब भी 2-3 बार बैठते हैं वापिस, तो वो डिमांड फिर और नई क्रिएट करके पास करवा लेते हैं। बहुमत होता है उसका, हो जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं तो करते हैं। ये भी आपस में यूं देखते हैं ठीक है यार, हो गए होंगे खर्च तो कर दो अपने, क्या यूं करके। आम बजट का तो ये गोरख धंधा, इसी तरह से उसको मैं गोरख धंधा ही कहूंगा कि मोटी सी बात है, जिसमें सैंक्शन होती है तो सैंक्शन वाले पैसे भी उस तरह पैसे नहीं जाते और कुछ में पैसे रोक लेते हैं। क्योंकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजट को पढ़ रहा था पिछली बार में, तो इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजट को बहुत बढ़ाया। बढ़ाने के बाद में क्या किया कि जेएनयू के बजट 4-5 जितनी यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से इनकी मर्जी होती है उसमें ये पैसे दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के आम बजट का तो मतलब यही हुआ कि भाई कंसोलिडेटेड फंड है, डिमांड है, और डिमांड के ऊपर है, संसद बहस कर लेती है, पास कर लेते हैं और उसकी चेकिंग सीएजी कर लेती है। तो मनमोहन सिंह के टाइम में तो झूठी सत्ती कर करा के और उन्होंने कर लिया। आवाज तो आ रही है ना? मान साहब ने माइक कैसे खोला था? आवाज आ रही है धर्मेंद्र जी? आवाज आ रही है क्या? माइक खोल के थोड़ा आ रही साहब, आ रही है, बहुत जोरदार आई है, आवाज क्लियर आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हुआ आम बजट। अब मैं मेन जो बात आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहता हूँ वो बड़ी विशिष्ट बात है। विशिष्ट बात इसलिए है कि कंपनियों का जो बजट है ना, कंपनियों का बजट का मतलब उसका खुद की कंपनी का बजट नहीं, कंपनी के अंदर कुछ ऐसा इन्होंने सिस्टम बना दिया कि उस बजट का यहाँ इसमें हिसाब किताब नहीं होता। मतलब जैसे अडानी है, तो अडानी का मैंने पूरा खाका उतारा। अडानी के क्या हुआ कि एक आदमी बैठता चीन में, चांग चुन लिंक, चीन का मतलब वो ताइवान में है, और कुछ हॉलैंड के लोग हैं, वो लोग अडानी के साथ में, इसका भाई है विनोद है जो जाता है वहां से वो इसके पार्टनर बन गया, किसी में वो डायरेक्टर बन गया। इस तरीके से करके इन्होंने फॉरेन की मनी जो है, फॉरेन मनी और ऑफशोर अकाउंट जो है उसके मार्फत और सेल कंपनीज बना ली इन्होंने। करीब 13 कंपनियां जो है मॉरिशस में है। तो जब ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो 11 लाख करोड़ का इसको घाटा हुआ। तो इसने क्या किया, इन लोगों से चांग चुंग टेंग को कार भाई गया, इससे ये ताइवान से ये फॉरेन मनी लेके आ गया, ऑफशोर के मार्फत होकर के वहां से ले आया। फिर भारत सरकार की साथ में थी तो कुछ एलआईसी के पैसे दे दिए इसको, और कोई इधर उधर का बजट था तो भारत के कंसोलिडेटेड फंड और बैंक से इसको भी पैसे मिल गए, लोन के हिसाब से, फंड के हिसाब से तो नहीं, लोन के हिसाब से मिल गए। तो इन्होंने क्या, 4 तरह की फॉरेन मनी, ऑफशोर अकाउंट और सेल कंपनी के मार्फत, और इसमें अब मैं इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक फंडा है, एक होता है फॉरेन एफडीआई, एक होता है एफपीआई। अब एफपीआई के अंदर हम केंद्रित रहेंगे। तो हमारे साथ मान साहब भी जुड़े हुए हैं और भी साथी कोई
जुड़ेगा तो उसके हिसाब से जो इनके संबंधी जानकार होंगे, क्योंकि मैं कोई इतना इस मामले में नहीं है, मैंने तो इधर उधर के वीडियो खंगाल कर मेरे चिंता है कि यार बजट के अंदर इतना क्या गड़बड़ चला है कि एक आदमी बाहर बैठा है। अच्छा, इन्होंने मिलकर के चीन से लोन ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। हमारी जो 13 बंदरगाह इस अडानी के अंडर में है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए, और भी जरूरत पड़ी तो खड़े कर लिए। तो ये परिस्थितियां क्या है। एफडीआई एक अलग कंसेप्ट है, जो परमानेंट एयर कंपनी आती है लंबे रन के लिए। एफपीआई जो है बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह होता है, वहां से पैसे ले और अप कर दो डाउन कर दो, इस तरह से है। यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत अपने आप में बहुत ही विचित्र कंसेप्ट है। क्योंकि हिडन वर्क की रिपोर्ट में भी उन लोगों ने यही कही, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट थी उसने भी यही कही, मीडिया कंट्रोल के अंदर भी ये बात आई। तो इन्होंने पोर्ट है करके इस तरीके की एक व्यवस्था खड़ी है पैरेलल, सरकार का बजट और एक सेट का ढांचा। सेट कंपनी बना के बैठा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के हिसाब से बैठा है, और उसके हिसाब से ये कहीं से भी पैसे ला रहे हैं कर रहे हैं। इन्होंने इंटरनेशनल एफपीआई का मॉडल बना हुआ है, वो पैसे ले रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि यार ये एक आदमी जो भारत की बैंक से 2.2 लाख करोड़ ले लिया, चाइना से लोन ले लिया, और शेयर मार्केट के अंदर कमी पड़े तो वहां से ले लग करके इसको इस तरीके से कर लो, और कुल मिला के पोर्ट में, एयरपोर्ट में, डेटा में, डिफेंस में और पावर में, इन सब में इन्होंने एक छत्र अपना ढांचा खड़ा कर दिया। मैं इसलिए चिंतित ज्यादा हूं कि ये जो ताइवान वाला जो बंदा है, इसका पार्टनर है, उसके मार्फत ये व्यवस्था हो रही है। टाटा भी ला रहा होगा, अडानी भी ला रहा होगा, रिलायंस वाला भी ला रहा होगा। ब्राजील से इन्होंने एयरपोर्ट का एक, ब्राजील का जो है वहां से भी इन्होंने किया। तो ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि इस बजट का उस बजट से कोई लिंक नहीं। एक आदमी जाए बाहर से पैसे उस देश के बैंक से भी उसके साथ मिलकर बना लो आप इंटरनेशनल, और इस तरीके से कर लो। चिंता मेरी इसलिए हुई कि चीन के मैंने ढांचे पढ़े। पाकिस्तान का गवादर जो है चीन ने वहां जाके बनाया, और वहां पैसे दिए पाकिस्तान को, और उस पे अपना कब्जा है चीन का। श्रीलंका में हैपटोटा जो है उसके अंदर वो 99 ईयर की लीज इसके कर दी, पैसे दिए उनसे नहीं चुके तो लीज हो गई श्रीलंका के पास में। म्यांमार में एक बंदरगाह है उस पे हो गया। यानी इधर पूरा ढांचे को इसने कब्ज कर दिया। हमने 4 बार बंदरगाह के ऊपर अपना ढांचा खड़ा किया था, जो भी अभी 5-15 दिनों के अंदर हमने वहां से भी दुकान उठा ली। 120 लाख करोड़ का जो बजट हमने वहां खर्च भी किया, लेकिन कोई कह रहा है कि भाई ट्रम्प साहब ने कहा इसलिए हट गए, कोई कुछ कारण कह रहा है इसका, लेकिन हम आ गए वापस। हेलीपोर्ट भी बना लिया चीन ने, संघाई और इधर भी बना दिया। इधर पूरा का पूरा समुद्र तट अडानी जी के पास, उधर का पूरा उनके पास, भारत के चारों ओर। अब चीन वाले मामले में तो चीन गवर्नमेंट है, हमारे वाले वार में भी गवर्नमेंट है। हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि अडानी जी को कोई चाबियां पकड़ा दी ना अपन ने, कोई वो लेकर के भाग लेंगे इस बंदरगाह को। लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट है। क्यों सीआईएसएफ का भी जो है इसका कंट्रोलिंग, हमारी जो फौज है इनकी रखवाली के लिए, वो भी इनको किराए पे दे रखी है। हमने भर्ती की और इनको किराए पे दे रखी है। यानी एक प्राइवेट आदमी कहीं से पैसे लाए, अपना डेवलपमेंट करे, अलग से विकास चले, वो साझा चलता रहे। एक सरकार चले और डिमांड करे और आम बजट बनाए, वो भी ढांचा चलता रहे। तो आम आदमी को तो पता ही नहीं लगता। इतने में सरकार भी लोन ले आए, इधर अडानी जी भी लोन ले आए, इधर सरकार भी लोन ले आए, आम आदमी को इसका पता ही नहीं। सरकार के 255 करोड़, राज्य भी लोन ले आए, 255 में राज्यों के लोन है। तो मैं इस पूरे ढांचे को बिल्कुल यूं अपने आप में चिंतित हो गया कि यार लफड़ा क्या है, हम कौन से बजट का ध्यान रखें, इस बजट के बारे में कुछ चिंतन करें या कोई उनके बारे में भी करें। भाई ओवरऑल कोई अडानी जी जेब से देने नहीं है। चांगचुंग चीन भी है, वो भी वहां भेजा। अच्छा, सिक्योरिटी का मामला भी बनता है। भाई ये चांगचुंग चीन जो व्यक्ति है, ये ताइवान का व्यक्ति है, चीन की बैंक से भी लोनिंग करवा लेता है, करता है। इधर ब्राजील से
जो है ये एयरक्राफ्ट वाला, तो यहाँ भी कोई इनके साथ है अटैच में, इनके भाई है वो वहां पे करते हैं। मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जहां इनको कोई किसी का पैसा किधर से जाओ उनको कोई मतलब नहीं। ये सारी परिस्थितियां क्या दर्शाती है, कैसे हमें इनके बारे में चिंतन ये मैं कुछ इसमें ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं। मान साहब जो मैंने विश्लेषण किया, क्योंकि हम विश्लेषण ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक चिंता है, इस बजट को सुनेंगे, बजट आ ही रहा था इसको, लेकिन अडानी जी के मनी ट्रेल को मैंने पूरा पढ़ा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है ये मैंने हेडिंग भी लिया। और भारत की संचित निधि का जो आम बजट है वो तो है ही, उसके ऊपर तो हम नजर रखते हैं, डिमांड है वो तो जनरल हमेशा हर साल होता है, तालियां पीटते हैं, लोग बाइट देते हैं, हमने बहुत भला के लिए किया वो किया। तो पैरेलल ये क्या है पूरा, जिसको आम लोगों को इसका बारे में पता ही नहीं। अच्छा इतना लोन हो जाएगा या उस व्यक्ति के ऊपर, या तो अडानी के ऊपर हो जाएगा और या देश के ऊपर हो जाएगा। देश भी ला रहा, अडानी भी ला रहा है। अडानी का मतलब मेरा इंडिविजुअल नहीं है, टाटा भी ला रहा होगा, वो बाकी लोग भी ला रहे होंगे इधर उधर से। तो ये कोई बात कुछ पकड़ में आने वाली सी मुझे महसूस हुई कि इस पे कुछ सोचना चाहिए कि हमें क्या किस दिशा में करना चाहिए। मान साहब आप इस पे कुछ अपना टिप्पणी कर सकते हो तो देखें और पढ़ें, क्योंकि ऑडिट से हैं आप, करें। फिर मैं रूपचंद जी को इंटरनेशनली सिस्टम में जाता हूँ और कोई जुड़ेंगे तो अपने बात करेंगे। मान साहब। हाँ जी, नमस्कार साहब। आपने अच्छा विश्लेषण किया है, क्योंकि अडानी तो एक प्राइवेट प्लेयर की तरह जो है ना इससे लोन लेता है अपने हिसाब से, तो उससे देश के जो बजट में कोई फर्क नहीं पड़ता और न कोई नुकसान होता। रहा सिक्योरिटी का बात, तो चाइना से जो लाए हैं या ब्राजील से भी उन्होंने एक समझौता किया है और अपने शेयर्स बेच के मार्केट में उससे भी पैसा इकट्ठा किया है। तो इसको आम बजट से इसका जो है ना कोई लेना देना नहीं होता। और इसका हिसाब किताब गवर्नमेंट, हालांकि इसकी चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, लेकिन इससे अपने आम बजट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक थोड़ा सा इसमें फर्क है कि अडानी को LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, उससे भी लोन लेते हैं। तो वो देश का पैसा है, उसमें यदि कोई गड़बड़ होती है तब उसमें CAG भी ऑडिट करता है और उसका देख रेख उसकी करते हैं। तो विशेषकर जो फॉरेन से ये लेते हैं, चाइना से लो, ब्राजील से लो, या शेयर मार्केट में अपना पैसा निकाल के भी फॉरेन एक्सपोर्ट लेते हैं, फॉरेन रिजर्व में भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, बजट का मेन हिस्सा वही है, उसमें जो पैसा जमा है उसके लिए तो देश ही लेता है। अपन WHO से लेते हैं, दूसरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अपन लोन लेते हैं। तो जितने भी लोन है वो तो जैसे 255 करोड़ का बताया, लाख करोड़ का बजट वो है लोन, और राज्य स्टेट भी लेते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो वो तो देश की अर्थव्यवस्था पे उनका प्रभाव पड़ता है। जितना ज्यादा लोन लेंगे उसका ब्याज इतना हो जाता है आजकल। कुछ स्टेट्स तो ब्याज से दबे हुए हैं कि पूरा उनको नहीं मिल पाता। जो विकास के काम है या कैपिटल वर्क्स है वो रुके हुए होते हैं इससे। तो उसका काम ज्यादातर स्टेट्स में अपने टैक्स बढ़ाने में, या सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाओ, कभी और दूसरे टैक्स बढ़ाओ, उसी से पैसे इकट्ठी करती है और उस प्रभाव देश की उसमें अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। लेकिन मानता मैं थोड़ा सा इंटरवेन ये कर रहा हूँ कि श्रीलंका को चीन ने पैसे दे करके एक वो बंदरगाह कबाड़ दिया, ठीक है ना। अब श्रीलंका को दिया उसने, राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति को पैसा गया। अब यहाँ भी ये बंदरगाह है, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसे लग रहे हैं ना, अपने लगा रहा है ये। अब उसमें टांग क्या रखती है, क्योंकि ये जो है ना FDI और FPI, ये बड़ा फर्क है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है ना, वो मुझे अजीब तरह से लगा कि भाई आप फॉरेन पोर्टफोलियो के अंदर शेयर, यहाँ के कुछ शेयर डेवलप कर दो, इसमें वहाँ की गवर्नमेंट पैसा लगा दे। तो गवर्नमेंट जिम्मेदार तो है ना, गवर्नमेंट जिम्मेदार का मतलब मैं जिम्मेदार तो है, गवर्नमेंट तो उनको देती है, तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। इस मामले में आप क्या कहेंगे, मेरी कितनी लाइबिलिटी बनती है? चीन के चांग चुन चिंग जो आया है, ये चांग चुन लिंग जो आदमी है, इसका पूरा ताइवान का आदमी है, इसने इसके साथ अटैचमेंट कर रखा है। 13 कंपनियां जो मॉरिशस की है, कंपनी है। तो इंडिया इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, मींस माई सेल्फ इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल। यस, नहीं जनता पे तो इसका असर पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो जानबूझ के इनको दिया है कि भैया विकास
हमारे पास तो फंड और ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले ज्यादा कर्जा है देश के ऊपर, इसलिए सरकार ज्यादा कर्जा नहीं लेके प्राइवेट प्लेयर्स को आगे कर रही है। उसमें दूसरे भी हैं, खाली अडानी नहीं है, मतलब दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो दूसरी तरह से करते हैं, अन्य चीजों पे करते हैं। तो पोर्ट का तो बॉम्बे पोर्ट है जैसे, इसके लिए भी इन्होंने फॉरेन से कर्जा लेके लगाया, देश से भी लिया है, LIC से भी लिया है। तो LIC के लिए तो अडानी ने कह दिया कि तो देश का ही पैसा है, देश में लगा रहा हूँ मैं बॉम्बे एयरपोर्ट को बढ़ाने में, या आपने ले लिया उसके कब्जे में। तो LIC का पैसा तो जरूर अपनी चिंता का विषय है। चारबा में अपन लोग गए हैं, 120 हाँ, लाख करोड़ का चारबाग की देश का ये पैसा तो वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लगे, वहाँ किसी मजबूरियां होती व्यक्ति है, की नहीं है। बिल्कुल। अब ये गवर्नमेंट के बीच में प्राइवेट प्लेयर का जो FPO का जो फंडा है, FDI तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, FPI का फंडा बिल्कुल वो प्राइवेट है अपने आप में सेमी। हाँ बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इसमें क्या वो करती है कि हम गवर्नमेंट कर नहीं पाती कई बार, तब इनको देती है एक तरह से ठेकेदार के रूप में समझो, या बीच में प्लेयर को लाती है, फायदा तो उसी को होगा प्राइवेट। तो इसमें अपने ज्यादा जनता तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ही करे कुछ करे तो अपन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, कुछ आपका नॉलेज हो तो एंड्रेस किया है। हाँ, मैं सर मेरी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करना चाह रहा हूँ मान साहब से। मैंने जैसे आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आज का जो विषय है ये वास्तव में देश की बहुत बड़ी संपत्ति इस पे दाव पे लगी हुई है। तो मैंने दुनिया की लगी हुई है, भारत का को नहीं है, ये दुनिया का मॉडल है, श्रीलंका का सारे ही ले रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी जानकारी इसलिए दुरुस्त करना चाह रहा हूँ, मैंने जो एक जगह जानकारी मिली है कि अडानी, जैसे आपने अभी बताया कि 11 लाख करोड़ रुपया मार्फत जो है वो ताइवान के मार्फत है ना, चीन का पैसा अडानी ने लिया है। तो ऐसा सुनने में आया है कि भारत की जो संपत्ति है, एयरपोर्ट हो या पोर्ट हो या बंदरगाह, ये उसने उसको गिरवी रख दिया है। यदि ये पैसा नहीं देगा तो वो आके कब्जा कर लेगा। ऐसा तो संभव नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कहीं कहीं एक जगह मैंने हवा आई है इसकी। वो तो जैसे आपने बताया ना कि अमेरिका कहीं पहले पैसा लगा देता, फिर पैसे नहीं देते तो उसका जो कब्जा कर लेता। ये तो गांव में भी होता है, गांव में भी छोटी सी बड़ी बात, गरीब आदमी है वो पैसे नहीं दे रहा, उसको और कर्जे में डाल दो, उसकी जमीन लिख लो, उसकी जमीन रजिस्ट्री कर लो। नहीं, कुछ तो लिए बिना फोकट में तो कोई नहीं देता, कोई न कोई गारंटी, मान लो इंडिया गवर्नमेंट गारंटी देती होगी इसकी कि मेरा आदमी है जो ये पोर्ट में कुछ करना चाह रहा है, तुम इसको पैसे दे दो, तो इंडिया गवर्नमेंट गारंटी देगी, तो गारंटी का मतलब होता है कुछ। तो क्या वो कुछ तो गिरवे रखा होगा ना इन लोगों ने। हाँ, वो ये FPI का जो मैंने पढ़ा वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई भी कंट्री कर सकता है। FDI जो है फुल टर्म, लंबे टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो FDI होता है। तो FDI उसका कंट्री टू कंट्री इंटरेक्शन है। ये चलते रस्ते का ही है कि किसी से उधार ले लो, पीछे गारंटर बन जाओ या ऐसी कोई बात को। तो छोटी मोटी रकम हो तो चले ना, 11 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है यूं। हाँ, तो अब रूपचंद जी आप कुछ इंटरवेन कर दो, चलो क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि हम सारे इस मामले में एक्सपर्ट कोई भी नहीं है, लेकिन एक चिंता जरूर हमारे दिमाग में है कि भाई आखिर ये जो बात आ रही है इस बात पे हम चिंतन जरूर करें कि भाई किस तरीके से ये जो इंटरनेशनल सेटअप है पैसों का और पूरा। अच्छा, ये दूसरा एक और है कि मैं वो जो डॉलर के मार्फत जो पैसे है ना, जो सर्फ करके ऐसी कोई वो है जिसमें कि आपको सारा ट्रांजिशन उसके न्यूयॉर्क वाली बैंक के मार्फत ही होगा। तो अब ये ब्रिक के अंदर ये कह रहे हैं कि नहीं हम अब अपना जो है करेंसी को अपने तरीके से करेंगे। मेरे मकसद ये है कि हम कहीं फाइनेंशियली दुनिया के गुलाम तो नहीं है, इधर उधर के ये बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े कॉरपोरेट अपना पैसा ले रहे हैं और हम बैठे बैठे कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कर रहे हैं, और हम इस बजट पे ही नाच रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक हुआ, सही हुआ, इसमें दे दिया, एग्रीकल्चर में कम दिया, और महीने 1.5 महीने तक खर्चा कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, इसमें देखो यार बीजेपी वाले कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है वो। अरे बजट का मतलब ही क्या है, बात ही खत्म हो गई है। तो भाई जो पैसे का मतलब ही कुछ ऐसा हो गया। तो रूपचंद जी आपका क्या व्यू पॉइंट है इस मामले में? सब साथियों को नमस्कार। नमस्कार। मैं ज्यादा जानकार तो नहीं हूँ, मगर 2-3 फंडामेंटल जो पॉइंट हमने अर्थशास्त्रियों से सुने हैं या उनसे डिस्कशन करके सीखे हैं वो आपके सामने में रख देता हूँ कि जो एवरेज लोन का जो रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन का,
वो लोन लेकर के उससे ज्यादा रिटर्न ना आए तो कोई भी कंपनी, कोई भी देश, कोई भी बजट जो है उसको प्रॉफिटेबल नहीं मानते हैं। कि अगर हम 9% कहीं ब्याज दे रहे हैं लोन लेकर के और 7% हमें रिटर्न आ रहे थे, का मतलब हम घाटे पे हैं। 9% इंटरेस्ट लेकर के दे करके अब मैंने 11% एक्स्ट्रा कमाएं तब जाकर के मानेंगे कि हाँ ये एक कंपनी जाए, एक कंट्री एक प्रॉफिट में जा रहा है, सरप्लस कर रहा है। तो उन बातों में इंडिया का जो फाइनेंशियल दिवालियापन है वो 3 फंडामेंटल पहले ग्लोबल हैं कि एक तो डॉलर की डोमिनेशन जो है वो जो वाशिंगटन कंसेंसस में फैसला हुआ था और उसके बाद जो भी अमेरिका ने किया है, चाहे सदाम हुसैन जिसने थोड़ा सा डाइसेंट किया था कि मैं यूरो में ट्रेड करूंगा तो उसका पोजीशन देख लो, और अभी जो ब्रिक्स वाली जो होने वाली है जिसमें ये कोई ना कोई पहले आएगा जिस पर ये अमेरिका जो है वो चलाएगा चाल अपनी, ये डॉलर की डोमिनेशन बनी रही। एक बात तो ये है, और दूसरा कि इन्हीं सिस्टम ने अपने अंदर क्या रखा है, जैसे अमेरिका के अंदर ये कंपनी है जिस पे अडानी फंसा हुआ है कि वहाँ कंपनी का फाइनेंस का लॉ है जी कि कोई भी अमेरिकन कंपनी बाहर जा कर के दूसरी कंपनी सरकारों को करप्शन दे करके अपना व्यापार नहीं बढ़ा सकती। इसका मतलब उन्होंने अपने फाइनेंस को रेगुलेट करने के लिए एक बाकायदा सेटअप बनाया हुआ है जो इंडिया में मिसिंग है। 1990 में लिबरलाइजेशन के बाद हमने सरकारी चीजों को प्राइवेटाइज करना शुरू किया, मगर वो लॉ मिसिंग अभी तक है कि इंडिया का जो पब्लिक मनी है वो भी गायब है, हम जो उनको एड देते हैं वो भी गायब है, और जो उनसे टैक्स लेना लेते थे हम वो भी कम कर दिया हमने, और गरीबों का खून निचोड़ना का हमने वो कर दिया जो वो इनक्वालिटी रिपोर्ट में साफ दिखाता है कि ये पोजीशन है इंडियन सरकार की पॉलिसीज की जो गरीबों का खून निचोड़ करके निकाल करके कोल्लू की तरह उनको सप्लाई करेगा, वेव ऑफ, लोन ऑफ या बट्टे खाते में डालकर उनको लेट ऑफ कर देगा। अब मैं आता हूं कि जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोन है वो है 181 करोड़, और जो अभी मार्च में चला जाएगा एस्टिमेट है कि 196 करोड़ हो जाएगा। बजट घाटा इनका जो है 248 बिलियन का डेफिसिट ट्रेड है इनका इंडिया का, और फॉरेन लोन जो है वो 778 बिलियन का है। अब इन दो चीजों का लोन का जो है हमने ब्याज तो देना पड़ेगा, और जितना क्राइसिस अमेरिका ने बनाया हुआ है इंडिया के लिए उसमें चाइना का भी जो आया है उसका कि वो 1.2 ट्रिलियन सरप्लस है, वो सरप्लस। तो इसका मतलब ये है कि अपनी नीतियां जो हैं वो उस तरफ जा रही हैं जहां हम कंट्री को उस बैंकरप्सी की तरफ ले जाएंगे जहां एक अथॉरिटेरियन राज या एक फासिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है कि जब अनार्की फैल जाएगी तो यही है कि जहां सख्ती चाहिए भाई, और सख्ती के लिए ये तैयारी उसके लिए कर रहे हैं ताकि हालात वो बन जाएं और एक न्यू फासिस्ट सेट जो है वो उसको एस्टैब्लिश कर दिया, जिसके लिए आस्ता आस्ता संविधान के जो निम्बलिंग जो है चूहा जैसे कुतरता है ऐसे उसने चेंज करके वो इलेक्शन कमीशन के लॉ को बदल दिया, दूसरों को बदल दिया, तीसरों को बदल दिया। इस तरीके से इंडिया का बजट जो है वो दिवालियापन की तरफ हमें ले जाएगा, उसमें खुशी मनाने की जरूरत तो कोई नहीं है। और इन सारी वर्ल्ड ने जो ऑलरेडी 47 से लेकर के शायद 57 तक टैक्स हेवन है जहां उनको सिक्योरिटी तो मिलती है, सुरक्षा देती है सरकारें वहां की, मगर वहां बैठ जी मैं आपको रोक रहा हूँ। इंडिया के बजट के ऊपर हमारी कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना, हम गरीब रहेंगे जो भी होगा जिस तरीके से भी होगा। मेरी चिंता है कि ये जो सेटअप खड़ा कर रखा है एफपीओ का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, जैसे रामनारायण जी ने कह दिया साहब इसको पोर्ट ही गिरवी रख देगा, उधर चीन वाला आदमी चांग चुंग लिंग जो है वो इसका पार्टनर बना हुआ, ऐसे दुनिया के लोग आपस में पार्टनर बने हुए हैं। कॉर्पोरेट जगत का बजट अपने आप में इंटरनेशनल बजट है वो, आप भारत के बजट को तो बिल्कुल पीदी सा मानो कुछ नहीं है।
छोटी सी बात, कॉरपोरेट का पूरा वर्ल्ड का ढांचा जिसको अमेरिका लीड कर रहा हो, जहाँ पैसे का भंडार हो, चाइना इधर लीड कर रहा हो, ये लोग पैसे का भंडार लिए बैठे हैं, इधर उधर बांट रहे हैं। बांटने के बाद में जो परिस्थितियां खड़ी हो रही है उसमें आम आदमी कहाँ खड़ा है। हमारी समस्या ये है कि हम इस बात को लेकर के आज चिंतित हैं कि भाई ये जो मैंने देखा तो मैंने कहा फॉरेन मनी का ट्रेल कैसे होता है। फॉरेन मनी का ट्रेल यदि इंडिया में हो रहा है तो उसका हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना। 120 लाख करोड़ ले जा करके आपने वहां चारबाग में आपने ठिकाने लगा के आगे उस बंदरगाह में, हमें पूछा ही नहीं, संसद में कभी बात नहीं हुई। ऐसा मैं एक एक लाइन ही सुनता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। कैबिनेट की मीटिंग हुई, फाइलें चलती अंदर की अंदर। आपने राफेल खरीदने, अभी 114 राफेल आएंगे हमारे, तो बजट में उसका कोई आएगा थोड़े, ये 3 लाख करोड़ का एक वो है तो उसके हिसाब से कोई थोड़ा ही पता लगेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हो रहा है और वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। भारत अछूता नहीं है इसमें, भारत के अंदर नहीं हो रहा, हो रहा। अब ये लोग जिस हिसाब से हमारा पैसा लेकर के किस तरीके से, कब कौन चुकाएगा, क्या होगा, ये इंटरनेशनल मार्केट कौन किसको कब खा जाएगा, किस देश का कब्जा कोई कर लेगा, किस रिसोर्स का कोई कर लेगा, ये व्यवस्था ये हुई कि इंटरनेशनल बजट के ऊपर हम बात सोच रहे हैं। आज हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है, शेयर मार्केट ले लो, मल्टीनेशनल एमएनएस कंपनियां हैं, तो कंपनियों ने राज एक्चुअली है वो, और हम यूं ही दुखी हो रहे हैं। इस बजट पे ही बड़े यूं प्रतिक्रिया देंगे, हम 28 को बजट आएगा, 1 तारीख को आएगा बजट, वो कहेंगे अच्छा हुआ, ये कहेगा बुरा हुआ, हम इसमें तालियां पीटने में राजी है। जबकि पैरेलल एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उस काम के अंदर आम लोगों को कोई अता पता नहीं है। आम लोग इस बात में कभी सोचते नहीं, न चिंतन करते हैं, न किसी का कोई दिमाग चलता है, न मतलब है, न बताते हैं ये लोग। ये बताने का कोई मॉडल ही नहीं है। IMF के अंदर भी यही है कि छुपके करो, RBI भी कह रही है छुपके करो, किसी को कोई नहीं बताएगा। अरे कोई नहीं बताएगा तो देगा कौन, कैसे आएंगे, आएगा कुछ नहीं होगा, धरती लूटेंगे, हम रिसोर्स लूट लेंगे। जैसे वेनेजुएला, कोई किसी का खाता निकाल दो। तो ये जो ये जैसे अपने तो सबसे बड़ा आज की तारीख में अडानी था, तो मैंने अडानी का मनी ट्रेल पढ़ा। मैंने कहा ये पैसा लाता कहां से, भारत के पास इतना पैसा कहां से आया, यहाँ से लो। तो इसका पैसा 2.2 लाख करोड़ का पिछले साल का इसका लोन है, भारत का इतना ही था। फिर कहां से लाया, चाइना से ले आया। फिर वहां से वो मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जहां 13 लाख लोग रहते हैं, सिर्फ उसकी आबादी है, और 140 बिलियन डॉलर का उसका मार्केट है। मॉरिशस को आप समझो, इंडिया कहाँ है, वो कहाँ, 140 बिलियन डॉलर का। फिर हिडनबर्ग ने कहा कि देखो ये ट्रेल ऐसे हो रही है, OCC बिहार का ये ट्रेल ऐसे हो रही है, तो बाकी सारे ही ला रहे हैं, टाटा ला रहा, दूसरा ला रहा, सारे ला रहे हैं। अब हम इस बात पे हैं कि ये चलते चलते ये हुआ कि पैसे का आने का तरीका क्या है, तब लगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक मॉडल है। तो उसको पढ़ा तो लगा कि ये बहुत शॉर्ट टर्म मॉडल है, कभी भी आप लगा दो, कभी वापस ले लो, कर लो। फिर आदमी मिला चीन का, ताइवान का, तब मैंने कहा यार ये भारत वाला आदमी चीन वाले से मिला हुआ, समुद्र का तट पूरा का पूरा कब्जा है, तो डिफेंस इसके पास, मतलब अडानी का देखो कब्जा पूरा, पोर्ट उसके पास है पूरे के पूरे, एयरपोर्ट पूरे उसके पास में, तो इंटरनेशनल मार्केट कब्जे हो गया पूरा पोर्ट और एयरपोर्ट से। डेटा उसके पास में है, कंप्लीट डेटा का उसके पास में है, और डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट पूरा उसके पास में है। तो ये इंटरनेशनल हो गया और पावर उसके पास में है। अब बताइए एक आदमी बड़ा कि मोदी बड़ा? मुझे तो लगता है कोई शासन ही नहीं है, ये अपने इस डेमोक्रेसी की इस जोड़ी में बैठे नाच रहे हैं, पैसे का वो इस बजट का ही कोई लेना देना नहीं। ऐसा कुछ लगता नहीं क्या आपको? रूपचंद जी 2 मिनट में आप इस पे अपनी बात को कहो, फिर मैं बस मैं 2 मिनट में जहां ही खत्म कर दूंगा कि इंडिया का जो लोगों का माइंडसेट है, जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी कहाँ खड़ा है, आम आदमी जहां खड़ा है कि जिस शहर को 8 बार सफाई का अवार्ड मिला है नेशनल तौर पर, इंदौर को, और वहां लोग गंदा पानी पीने से लोग मर गए हैं। ये इंडिया का स्मार्ट सिटी के विकास मॉडल है हमारे सामने, जिस पर लोग सेटिस्फाइड हैं, इंदौर वाले सेटिस्फाइड।
जब हम इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि हम गंदा पानी पिएंगे मगर तानाशाही सिर पर रखेंगे कायम। अहमदाबाद में लोगों को पानी पीने से टाइफाइड हो गया। अच्छा, जब पानी और हवा और ये खुराक, फूड, रोटी, इनमें पॉइजन है तो जब उस पर हम साइलेंट हैं तो बजट की बात हनुमान जी बड़ी दूर की बात है। ये बात नहीं, देखो जहां पर ऐसा है, देखोगे ये बात आप जो कह रहे हैं ये बात अलग है। मैं जो बात उठा रहा हूँ वो ये उठा रहा हूँ कि हमारी संसद के अंदर, संसद में हम लोग हैं ना, हम भारत के लोगों का कंसेप्ट है ना ये, तो हमारी संसद के अंदर एक बजट पास होता है, उस बजट के ऊपर 1.5 महीने तक संसद उस पर चिंतन करती है, हम उस पे बाइट देते हैं, एक दूसरे को लिखापढ़ी करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम अपनी टांग अड़ाते हैं, ये वार, ये गलत वार, इसमें कम दिया, एग्रीकल्चर में कम दिया, नरेगा वार, फलाना वार, जी राम जी में बजट नहीं आया, ये बातें हम करते हैं। ये कोई मायने ही नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमें पूछते ही नहीं आप कब कौन सी चीज खरीद। आपको किसने कहा वहां पे कि आप ईरान में जाकर के वो करो? आपने देश के अंदर फाइल चली होगी कि भाई यहाँ से चीन का जो रूट है, जो अब गवादर के होकर के और यूरोप को जाएगा चीन का माल, तो हमारी लड़ाई भी हुई, चीन ने वो सिल्क रूट के नाम पे लेकर के वो ले गया, तो वहां कुछ बलूचियों के कारण से थोड़ा डिस्प्यूट है, बाकी वो चला गया। मैंने इस पूरे रूट को पढ़ा तो मुझे लगा कि चीन ने एक रूट बनाया, चीन ने रूट बनाया तो भारत ने भी बनाया। भारत ने कहा चलो हम क्या ईरान सीधे पहुंच जाते हैं, हमारे इस पोर्ट से कराची वाले नहीं से बॉम्बे वाले से 80 किलोमीटर पड़ता है, वो डिस्टेंस देखी तो 80 पड़ता है, तो सीधे हम पहुंच गए साहब चाबार में 120 लाख करोड़ करा दिया। हमने तालियां पीटी और कहा था अच्छा हुआ ये, आप पहुंच जाएंगे। जब चाबार पहुंच जाते हो आप, ईरान पहुंच जाते हो, ईरान से यो रोम होते हुए सीधा यूरोप का लिंक कर जाता है, ये शॉर्टकट है हमारा। अब इस शॉर्टकट को हमारे से छीन लिया गया, या समझो हम आगे, छीना तो कौन किसने, ईरान तो वो उलझा पड़ा है अमेरिका के हिसाब से, तो अच्छी बात। इसी तरह का एक अपन ने सेशन किया था, आपको पता हो तो, अंडमान निकोबार के बीच में एक जगह है जिसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पड़ा है, उधर चीन उसमें टांग अड़ा रहा है। जो ये जो श्रीलंका वाला बंदर का है हैबिटेटा, जिसके अंदर उसने वो लगा रखी है दुकान। हम चाहते हैं कि ये यदि शॉर्ट हो जाता है तो स्वेज नहर को होकर के हमारा माल इधर से जाए समुद्र से। चीन समुद्र के सिवाय ये रूट में भी जा रहा, बीच में रूस ने कह दिया कि भाई बर्फ वगैरह आ रहा है तो मैं इसको तोड़ फोड़ करके तुम्हें बर्फ का मार्ग ठीक करता रहूंगा, तुम तो माल भेजो इधर को, चीन के पास माल है। अब ये लड़ाई जो इस तरीके से चल रही है, इसका मतलब है कि एक दुनिया दूसरी चल रही है हमारे पैरेलल में, जिसमें हमें कोई मतलब नहीं है। हम यूं ही अपनी अब छोटी बातों के लिए उलझे पड़े लोग हैं, हमें कभी छोटी छोटी बातें के अंदर, इस बजट के अंदर उलझे पड़े लोग हैं। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। जब मैं उस प्रोजेक्ट को, आप थे मीटिंग में मेरे ख्याल से, अंडमान निकोबार का जो बीच का कोई एक जगह है, मैं भूल रहा हूँ, उस जगह पे 4500 करोड़ का कोई एक प्रोजेक्ट है जो छोटी जगह बने, उसको एयरपोर्ट भी बनेगा, 4 लेयर में बिछेंगे, क्वार्टर भी बनेंगे, वहां से जहाज सीधे जाएंगे करेंगे। ये विकास का मुद्दा है। विकास कौन कर रहा है? गवर्नमेंट के आइडिया से कर रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से कर रही है। उसके अंदर आप किसी व्यक्ति को दे दो कि अडानी जी ये पोर्ट आपके सारे के सारे, आप कंट्रोल करो इसको, CIS तुम्हारी निगरानी करने के लिए मेरी CIS तुम्हें दे दी, तुम ये CIS इधर चीन लगा हुआ है। अच्छा, चीन वाला आदमी इनके साथ अटैच हो रहा है, तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोचे ना कि यार ये तो कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तो बात बनती है। अब ये क्योंकि हमें इतना वो है नहीं कि ये किसी को कोई मतलब नहीं हो, कोई किसी को पूछता नहीं हो, कोई ये सिक्योरिटी मैटर के नाम से चलता रहता है, हम यहाँ काम करेंगे, हम यहाँ काम करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, वो करेगा, फिर छोड़ के आ गए आपको चाबार को 120 लाख लगा के पैसे वापिस आ गए आप। तो क्यों आ गए भाई? वहां देखो माल भेजो। अच्छा, माल भेजा हमने, ट्रायल हो चुकी है, अफगानिस्तान माल जा चुका अपना। अफगानिस्तान का जो क्राइसिस था इसके अंदर हमने ट्रायल कर ली थी, वहां से सीधा आप चाबार से जाओ तो अफगानिस्तान होकर के इधर से निकलो। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमी से काफी कुछ जुड़ी हुई पॉलिसीज है, और यदि हम उनके ऊपर केंद्रित नहीं रह करके हम इस बात पे नहीं समझ मनाते हैं कि भाई हो क्या रहा है।
अच्छा कितना हमारी वजूद होनी चाहिए। यूं तो हर कोई मेरे जैसा आदमी लल्लू पंजू भी अपना कह देगा कि मुझे नहीं पूछा तुम राफेल ला रहे हो, मुझे नहीं पूछा 4 बार में तुम क्यों चले गए। ये भी कोई मॉडल नहीं है। लेकिन संसद में कभी तो कोई बात आए ना, भाई प्राइवेट आदमी कैसे ऐसे लाए करे। तो ये बड़े एक सवाल हमारे दिमाग में खड़े हैं। अब कोई कैसा क्या है। वीरेश जी आप ये बताइए। हाँ, मैं थोड़ी सी बात कर दूं इसके में। हाँ थोड़ा, हाँ कंप्लीट कर। अब थोड़ी 2 मिनट की बात है सारी जी, कि जब हम फॉरेन पॉलिसी को और फाइनेंस को इकट्ठा जोड़ देते हैं तो आप ये देखो इंडिया के अंदर कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कितनी बार डिस्कस हुई है पार्लियामेंट में, बिल्कुल नहीं। सीएजी की रिपोर्ट का ये फर्ज होता है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो मार्च में आ जाती है और वो पार्लियामेंट में पेश होती है कि पहले साल की जे ऑर्डर निकाला हुआ है, जो गलतियां निकाली हुई है। उनकी 2 बातों पर कोई डिस्कशन नहीं होती, जब पार्लियामेंट की अपोजिशन हो या सरकार हो। जब इन 2 बातों पर हम डाइसेंट करते हैं जिससे लोगों के दिमाग में ये सवाल जाता है कि कहाँ पैसा वेस्ट हुआ है, कहाँ करप्शन हुआ है, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ घाटा, कहाँ गड़बड़ी है। तो सीएजी खुद सरकार की ऑडिट है, वो भी उसने पहले साल तो निकाला था आयुष्मान का, इस साल निकाल दिया उसने वो स्किल इंडिया का। तो कहने का मतलब यह है कि क्या सीएजी की रिपोर्ट पेश होती है? नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट कभी पार्लियामेंट में डिस्कस हुई 10 साल से? नहीं। इसका मतलब यह है कि हम खुद पार्लियामेंट को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां ये लोगों का स्पोक्समैन नहीं है बल्कि पावर का स्पोक्समैन बन गया है। धन्यवाद। चलो ठीक है वीरेश जी, आप बताइए। हम विकास की बात करते हैं, बहुत बड़ा विकास, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट लोग, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, आपस में लेन देन है उनका उनके हिसाब से। कुछ यहाँ ला करके एफडीआई लगा करके कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत काम करती है, कुछ एफपीआई है जिसको कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा गया है, जो कंपनियों का शेयर मार्केट ऊंचे करते हैं नीचे करते हैं और काम चलते हैं करते हैं। कुछ पॉलिसी सरकार इन्वॉल्व करती है, कौन पैसा देगा नहीं देगा। अब श्रीलंका वाला वो भाग गया, चीन ने जो है उस पर कब्जा कर लिया। अब यही है जो पाकिस्तान वाले का 4 तो कर रखा, म्यांमार वाले पे कब्जा कर रखा, म्यांमार हम जा ही नहीं सकते इसके अंदर। तो ये जो ये व्यवस्था जो है ना, ये कंट्री टू कंट्री तो एक अलग बात है, कंट्री टू एक प्राइवेट पर्सन या एक मल्टीनेशनल कंपनी, ये बहुत अपने आप में अलग बात है। अब इसमें जैसे रामनारायण जी ने कह दिया साहब कल को ये सारे अडाने रख देगा, इनको जितने हमारे बंदरगाह है ये लोन ला करके, तो क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि अपना इतना नॉलेज नहीं है, अपने इन मामले एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय तो है, हमें सोचना चाहिए। तो विदेश जी आप क्या कहेंगे इस मामले में, कि बजट आ रहा है तो हमें चारों तरफ से दिमाग घुमाना चाहिए कि ये क्या भला है, ये क्या आएगा और ये क्या है। जी वाजिब सवाल आपका है, लेकिन यहाँ मेरा एक प्रति प्रश्न है आपसे कि हमारे आपके बीच यानी सरकार के और हमारे बीच में एक विपक्ष नाम की चीज भी तो खड़ी है। अगर ये चीज गलत है तो सबसे पहले तो विपक्ष का ध्यान इस पे जाना चाहिए। भाई राहुल गांधी है, हमारे दूसरे भी नेता हैं और चिंतन भी करते हैं, तो वो क्यों नहीं इस पे सवाल उठा रहे। सबसे बड़ी चिंता तो हमें ये हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर चोर मुँह तेरे भाई हैं। नहीं देखो सुनो, देखो ये इंटरनेशनल पॉलिसी है, ये जो है ना आम आदमी को नॉलेज नहीं है। लोगों ने बैठ के तय कर लिया कि चलो भाई विकास करो, सब मिलके पैसा तू इधर दे देना मैं इधर दे दूं। ये जो बजट है ना, इस बजट की तरफ हम बहुत ज्यादा केंद्रित हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि वो कोई एक दुकान अलग है। इस दुकान को इन्होंने ठप्पा लगा रहा का इंटरनेशनल लेवल पे कि ये दुकान चलेगी। अब इसमें विपक्ष क्या करे, जब कोई कानून बन गया कि एफपीआई का भी एक फंडा है, इधर वाला आएगा। हमें चिंता यही करनी है कि यार अपन ने सारा प्राइवेट कर दिया। हमारी चिंता इतनी है कि ये पोर्ट पूरे दे दिया, इनको दे दिया, तो ये हमारी चिंता। हाँ चलिए हनुमान जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो चिंता आप जता रहे हैं, भाई आप भी तो पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि आप केवल उस साधारण बजट को ना देखो जो आम बजट है, आप इस बजट को भी देखो जो जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता चर्चा। तो इस बजट को विपक्ष क्यों नहीं देख रहा? अगर आप वाली चिंता विपक्ष को क्यों नहीं हो रही है? इस काम को तो विपक्ष को करना चाहिए, विपक्ष को बताना चाहिए जनता को भाई चुपचाप
ये बाहर खेल खेल रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी शामिल है में, उनकी भी कंसेंट है। सबसे बड़ी चिंता तो हमें यहाँ हो रही है भाई, हमारा जो प्रतिनिधि है संसद में वो विपक्ष है, हमारा जो असली प्रतिनिधि है इस समय हम विपरीत विचारधारा के लोग हैं, हमारा प्रतिनिधि विपक्ष है वहां। तो विपक्ष के किसी सांसद ने आज तक ये बात नहीं उठाई जो आप उठा रहे हैं। नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कभी संजय सिंह ने कही हो, कभी राहुल गांधी ने बोला हो उस विषय पे, किसी ने बोला ही नहीं। तो सबसे बड़ी चिंता तो मेरे लिए ये हो रही है कि पूरा पॉलिटिक्स का जितना एंटायर पॉलिटिकल नेक्सस है वो सारा का सारा हमें लूटने पे ही लग रहा। क्या देश की चिंता ही नहीं किसी को है? अकेले हनुमान राम जी को क्यों चिंता हुई है? ये चिंता का सवाल सबसे बड़ा सवाल। इंटरनेशनली देखो विदेशी, इंटरनेशनली लोगों ने बैठ के तय कर लिया कि भाई ऐसे उधार दे दो, ऐसा कर लो, ये तय कर लिया। क्या करो अब आप बताओ? हम दुखी हो रहे हैं अलग तरीके से छोटी छोटी बातों के लिए, इन्होंने तय कर लिया कि यार इतने करोड़ रुपए में ये चीज आप अंदर का चल बना दे भाई, तुम ये कर दे, ये फला काम है ये तू कर दे, इतने बजट मैं दे दूंगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय बजट अपने आप में अलग है और लोकल जो अपना जो कंसोलिडेटेड फंड भारत का वो अलग है। तो हमें तो उलझा दिया इस बजट में, और वो अंतरराष्ट्रीय बजट आपस में चल रहा है जो जिसका मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका उसमें लीड करता है, चाइना उसमें और एंटर कर रहा है, और बड़े बड़े देश जो है इस तरीके से देते हैं, तू हथियार खरीद ले, तेरे को ये दे रहा हूं, तू ये करिए। तो कहां से क्या हो रहा है? ये आम आदमी वहां कहां है? फिर क्यों नहीं है? इस धरती का 20% लोग तो भारत में ही रह रहे हैं, बाकी का तो खेल खेल रहे हैं। बाकी लोगों के तो पैसे पास में आदमी है उनके पास, तो रिसोर्स को अंदर फिर कब्जे हो जाएगा श्रीलंका की तरह। तो हम क्या कर लेंगे? हमारे पास भी तो कोई होना ही चाहिए ना, सोचने का तो कम से कम अधिकार है ही। हाँ विदेशी, बस चिंता यही है कि वेनेजुएला ना बन जा भारत का भी। कभी हालात ऐसे हैं कि कभी भारत का भी वेनेजुएला बन जा, कोई मुश्किल नहीं है। ये आसार बन गए हैं, इन आसार की हमें चिंता करनी चाहिए और इसके बारे में हमें बात कहीं ना कहीं किसी प्लेटफार्म पे, उचित प्लेटफार्म पे ये बात उठाई जानी चाहिए। और प्लेटफार्म संसद ही है और संसद में प्रतिनिधि हमारे उठा सकते हैं, और तो कोई हमें लगता नहीं। आम जनता अवेयर भी हो जा तो उसे भी तो कहीं जाना पड़ेगा, कहीं बोलना पड़ेगा किसी प्लेटफार्म पे। वो प्लेटफार्म कहाँ है जहां जाके बोला जाए? नहीं बोलने का तो ऐसा है कि जैसा मैंने आपको कहा ना, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में तो अपने सब ज्ञानी नहीं है ना इतने भाई, अपने पास में वो नॉलेज अप टू नहीं है उस लेवल तक। मैं और साथियों को भी ले लेता हूँ, चलो कोई भी और नए कुछ लोग जुड़े हैं उनको भी मैं ले लूँ। मान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहते हैं। हाँ, एक मिनट में, जैसे वो जिक्र आया था ना कि विदेश ये उस फंड के लिए अडानी जो ला रहा है, बाहर से पैसा ला रहा है, उधार काम कर रहा है, इसमें विदेश ये विपक्ष पार्टी कांग्रेस है, दूसरी पार्टी है विपक्ष में, वो नहीं बोलती। उन्होंने बोला है कई बार, लेकिन उनका एक मुद्दा है कि भी चाइना के थ्रू ये ले रहे हैं, ब्राजील से ले रहे हैं, तो अपनी जो सिक्योरिटी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो डिस्टर्ब हो रही है। उसके लिए बोला है, कांग्रेस ने बोला है, दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने, कईयों ने जो है ना संसद में मुद्दे उठाए हैं। संसद में क्या वैसे पब्लिक में उठाए की रिपोर्ट आई थी, ये संसद में डिस्कस करने नहीं दी इन्होंने। हाँ। वो अलग बात थी। OCCR की भी रिपोर्ट आई थी, ये आ रहा, लेकिन ये लूज पॉइंट है ना इनमें। ये क्या है, मॉरिशस बीच में घुस गया, लूज पॉइंट ढूंढ लिया। दुनिया के अंदर पैसे का ट्रांजिशन चलता है, कानून बनाया, तो किसी इंटेलिजेंट आदमी ने लूज पॉइंट ढूंढ के उसमें वाया मीडिया अपना काम कर लिया। तो ये बिल्कुल ये रिपोर्ट होती है, लेकिन ये उसमें पार्लियामेंट में जो है कोई मंत्री MLA ये बोलते नहीं, MP जो है कोई उठाता नहीं उस मुद्दे को। बाकी डिस्कशन के लिए आती है, PSC रिपोर्ट रखी जाती है, तो ये लिखित में अलग से जो 2 तरह के जो होते हैं क्वेश्चन, इसमें वो लिखित में पूछते रहते हैं, अलग से आता रहता है उनका जवाब कभी कभी, और चलती रहती है। बाकी PSC तो ओपोजिशन का ही उसका अध्यक्ष होता है, जो मेंबर ऑफ जो ओपोजिशन पार्टी होती है संसद में, उसका जो अध्यक्ष है वो ही इसका अध्यक्ष होता है PSC का। तो विपक्ष को काफी मौका मिलता है उठाने के लिए PSC वालों को। बाकी CAG अपनी रिपोर्ट सही भेजता है, आप उस पर डिस्कशन नहीं होता, एक्शन नहीं होता, एक्शन टेकन नोट बनते रहते हैं ATM के नाम पे, और वो चलता रहता है, और रिकवरियां होती नहीं। जितने दुनिया भर के फ्रॉड निकालता रहता है CAG, तो
पहले भी निकालता, अभी पब्लिक निकालता, पब्लिक और वो तो इतनी सरकार के है, अनुसार पब्लिक के निकालता पास है। तो नॉलेज इतना ही है कि वो एक बजट देख लेंगे, तालियां पीट देंगे, जो इससे ये ज्यादा बजट पब्लिक उस लेवल हाँ, पे जाती ही नहीं। ये पब्लिक तक तो पब्लिक जाता ही नहीं कुछ बहुत भी। ही अपने लेवल पे सोचती है कि ये मेरे तो आगे है कुछ, वो नेता संसद किसान सदस्य ही वाले बताते हैं, किसानों खाने के का लिए बताते कुछ हैं। मतलब ही नहीं है संसद उन सदस्य बातों ही का, नहीं लेकिन जानते इसके बारे उठाते में कि पीएससी है, बल्कि पीएससी के कई मेंबर होते हैं ऑपोजिशन के भी, वो भी ढंग से नहीं उठा पाते उसको अच्छे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो बात इसमें सही है। संसद की कमी है। ठीक सर, धन्यवाद। चलो ठाकर साहब, आप भी अपना व्यू पॉइंट रख दो। अब बजट आपको पूछे, किसान नेता पूछेंगे तो आप इस पे ही बोल पड़ोगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ एक्सपोर्ट का धंधा किसके हाथ में है, पैसा कौन खर्च करेगा, बड़े वाला बजट की तरफ ध्यान ही नहीं है। ये पिद्दी सी बातों के ऊपर अपन उछल पड़ेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे ठाकर साहब? चलो, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होगी। अब मेरे साथ में कुछ नए लोग जुड़े हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक्सपर्ट हो। LR जी गोदारा साहब, आप अपना परिचय भी दे दें, और अपनी इसमें जो अपना आज तक अभी तक डिस्कशन चला है, हम बराबर के ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई नया अपन ने कुछ किया हो, लेकिन ये चिंता हमने जाहिर की कि भाई इस तरीके का सेटअप है, इसमें हमें क्या किस लेवल पे सोचना चाहिए, हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो बोलिए गोदारा जी, माइक खोलो अपना और अपनी बात को रखो। क्यों माइक मेरा बंद नहीं है क्या? माइक तो चालू मेरा तो। हाँ बोलिए गोदारा जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम, परिचय भी दे दें अपना। और हाँ, मैं लिखवाराम बोल रहा हूँ लेरता प्रदर्शक से। अच्छा, अभी गुजरात हूँ। और बोलिए जो। आपसे काफी टाइम संपर्क भी है। थोड़ा सा इधर मजबूरी का आवाज भी आ रहा है कि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँ। चलो ठीक है, कुछ अपना कोई कमेंट हो तो दे दें। फिर ओम जी बिश्नोई है कोई? बोलिए ओम जी। हाँ, परिचय भी दे दें अपना। हाँ नमस्कार साहब, सबको नमस्कार। मेरा मैं ओम प्रकाश बिश्नोई बीकानेर से हूँ, सिंचाई विभाग से AN की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। अभी इससे NHCPM से जुड़ा हूँ कुछ टाइम से, बहुत ज्यादा टाइम मेरे को नहीं हुआ, इसलिए आज तो मैंने सुनने का मौका जो था उसको लाभ लेने के लिए जुड़ा इसके चलो अंदर। ठीक है, अभी अभी हमारे पास में क्योंकि अधूरे ज्ञान में चिंता है सिर्फ, हम उसी पे अपनी बात को रख रहे हैं। क्यों बजट आ रहा है तो हमने प्रश्न तो खड़े करने ही चाहिए, इसमें बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस तरफ हम बड़े हैं। इससे ज्यादा हमने कोई ज्यादा इसमें एक्सरसाइज नहीं की। जगदीश सिंह जी। नहीं, मेरा इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था कि अपन क्या है कि जैसे अभी बात आई कि भी विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है, अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल जो इंटरनेशनल लेवल की जो बात है उसको अपन जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, चिंता अपन जितनी समझ है अपनी और जितना अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से अपन को चिंता जाहिर करना बनता है। पर अगर अपन देश की व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को या शासन के ढांचे को देख के जब अपन विचार कर रहे हैं, तो संसद पूरे भारतीयों का और आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और उसकी सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक जो भी सुरक्षा की गारंटी है वो सरकार लेती है, और संविधान के अंदर उसका प्रावधान है। अब अपन इस बजट पे तो अपनी, क्योंकि सीधा सीधा अपने से उसका जुड़ाव होता है, इसलिए उस पर अपन जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे देते हैं। जैसे आप कह रहे थे, ताड़ी थाड़ी बजा देते हैं और कोई जो है उसको गलत कह देता है। पर जो आप FPS की बात कर रहे हैं, FPI की, ये तो आम जनता क्या, बहुत जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो इसके विदेश की आर्थिक नीतियों के जानकार हैं वो इसमें समझते हैं। पर सरकार को तो इसको समझना ही चाहिए ना कि भाई सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है और उसको नहीं रख रही है। तो जैसे अभी हमारे एक साथी ने कहा कि भी विपक्ष को इस पे बोलना चाहिए। क्या हम जो है, हमारा प्रतिनिधित्व तो सिर्फ विपक्ष कर रहा है, हमने जिसको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा वो सरकार में है, तो क्या उसकी आम जनता के हितों की रक्षा करने का दायित्व उसका नहीं है?
उस पे उसको जो है क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्या वो सिर्फ वहां पे जो है किसी भी भाषण के ऊपर मेजे थपथपाने के लिए अपन ने भेजा है? इन चीजों पे भी अपन को जो है वो ध्यान देने की जरूरत है कि अपन विपक्ष का मतलब तो आके अपन ने जो है अगर वो नहीं, ताकतवर मेन होता बात तो ये सत्ता है में भी होता कि ना। ओम जी देखो, तो उस एक पे बात अपन आप को देखना गवर्नमेंट बात मशीनरी है की हिस्सा है, मैं आपको थोड़ा इंटरवेन कर रहा हूँ। जी। एक बांध है जिसमें पानी है, दुनिया का पानी, हाँ एक जगह फंड है IMF वगैरह वहां से हाँ इन्होंने एक पैरेलल नहर निकाल ली और हाँ आपस में ये इनके खेत हैं, कॉरपोरेट वालों को उनकी सिंचाई चल रही है और हम लोग उसको अपने उस छोटी सी कैनाल को ही रखवाली कर रहे हैं। मतलब हाँ बेसिक फंडा ये है कि दुनिया के कुछ लोगों ने बैठ के ये डिसाइड कर लिया कि भाई विकास इस पृथ्वी का करो, आपस में देश मिलके करो। तो IMF बना लिया, वर्ल्ड बैंक बना लिया, बैंक बना ली दुनिया की। अब बनाने के बाद में इन्होंने जो कानून बनाए वो बना लिए। अब विपक्ष बोले या पक्ष बोले मतलब नहीं, सारा काम कानून से होता है। लेकिन हमारी चिंता ये रहती है कि क्या ये वर्ल्ड बैंक से लाए हुए पैसे, क्या IMF के पैसे, इसके प्रति आम आदमी का कोई जिम्मेदारी नहीं है जिम्मेदारी। ये हम गरीबी में ठूसे जा रहे हैं, उन्हीं पे ब्याज भर रहे हैं, उसी पे कारण से हैं। अब इन मामलों के ऊपर कहीं भी न तो विपक्ष क्या कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, लेकिन ये बीमारी आप क्यों लेके आए वहां से? भाई उससे आपने नहर निकाली, कॉरपोरेट वालों ने, उन्होंने अपना काम कर लिया। एक दूसरा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक नहर निकाल ली इंटरनेशनल की। जैसे श्रीलंका जो डूबा वो इसलिए कि वहां को महेंद्र पक्षा गया चाइना के पास में, वहां से ले आया, उसने कहा मेरे को पैसे दे दे, उसने कहा ये बंदरगाह दे मेरे को, 99 साल की लीज ले ली। अगले ने ऐसा ही पाकिस्तान का किया। तो ये देश गए और कटोरा लेके वहां से पैसे लेकर आ गए। तो इंटरनेशनल सेटअप तो खड़ा है, IMF और वर्ल्ड बैंक के मार्फत खड़ा है। अब ये चीज बनी, लेकिन आम लोगों को उसमें ऐसे नदारद रखा कि जैसे तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं भाई, मेरा तो होगा। होगा क्यों नहीं होगा मेरा? महंगाई दूसरी तीसरी, आज देख लो ना कि हम कहां पहुंच गए। इन पॉलिसीज के कारण से पहुंच गए। तो कुछ लोग डॉलर के मार्फत अपना कमाई कर रहे हैं। सेटअप ऐसा खड़ा किया इन्होंने, स्विफ्ट करके एक बनाया SWIFT, कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट का लेन देन होगा स्विफ्ट पे होगा, वो डॉलर के मार्फत हो गया। इसको रशिया को कह दिया कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम स्विफ्ट से नहीं कर सकोगे, तुम्हारा लेन देन स्विफ्ट से नहीं होगा, तो स्विफ्ट के बिना वो माल नहीं ला पाएगा। ये WTO बन गया। अब ये जो ढांचा खड़ा हुआ ना, ये ढांचा आम आदमी पे इंपैक्ट कर रहा है। और चूंकि भारत में सबसे ज्यादा आम आदमी है, दुनिया का 20% पब्लिक यहाँ पड़ी है, और ये तराई तराई कर रही है, किसी को चिंता नहीं है कि यार निकलो इस WTO से, वर्ल्ड बैंक से, ये बीमारी क्या करें, कोई बेच बाच के इनका पैसा चुका के जान छुड़ाओ। वो छूट नहीं रही है और नया नया हो रहा। इसके बीच में कॉरपोरेट को कह दिया तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। अडानी जी गए मॉरिशस के मार्ग पर ला करके यहाँ अपना बंदरगाह विकास करने लगे। ये तो मोटा मोटा जो आया ना मेरे दिमाग में, ये जो बात आई है वो ये है कि ये बजट, और उस बजट के ऊपर जब ये बजट आए तो कम से कम हम इन बात के ऊपर ये केंद्रित तो रहे कि यार हुआ क्या आखिर, ये कहाँ गया पैसा, क्यों गया, कितना ब्याज आएगा, कैसे देगा। क्योंकि इंटरनेशनल शातिर लोगों ने जिस तरह की व्यवस्था खड़ी की, उसमें भारत बड़ा ट्रैप में फंसा है। बड़ी भारी पॉपुलेशन है और हम इसकी चिंता ही नहीं कर रहे। हम तालियां पीट रहे हैं, वो कर रहे हैं जो जाए। अब जो सरकार की होगी, ये कोई पहली बार थोड़ा ही हुआ, कांग्रेस की सरकार के टाइम में भी ये स्विफ्ट वगैरह हुए थे, ये आज इनका हुआ। सब एक ही रास्ते चल रहे हैं, सबको पैसा दिख रहा है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस चल रहा है। ढांचा ही ऐसा खड़ा कर लिया इन्होंने। तो मोटी सी बात मेरे दिमाग की यही है कि भाई हम क्या करें, हमें इस पे सोचना तो कम से कम चाहिए। तो ये बात है विष्णु जी, और कोई बात मेरे हिसाब से तो अपन को ये चिंता जो है अपने अपने जो जनप्रतिनिधि है उन पे जाहिर करके उन पे दबाव बनाना चाहिए कि हमारी ये चिंताएं हैं, इसके जवाब आपके पास हैं क्या, हम आपको जो है वो देश चलाने के लिए भेज रहे हैं और हमारी चिंताओं के कोई जवाब आपके पास हो तो अपन को इस पे भी कुछ विचार करना चाहिए। जैसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे ना अभी कोई साथी के भी, अपन कौन से प्लेटफॉर्म पे बात करें, संसद में बात होती है तो संसद में अपना आदमी अपन उसको उससे करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। धन्यवाद। पहली बार जो मेरी समझ थी मैंने साझा करी आपसे, आप लोगों ने मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
चलो जगदीश सिंह जी, आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बात भी रख दो, परिचय भी दे दो। जगदीश सिंह जी। अब कोई ज्यादा रहे नहीं, डॉक्टर साहब बोल नहीं रहे। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात को कैसे समअप करोगे इसको? हनुमान जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया आपने आज। मैं एक छोटे उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि एक रेस्टोरेंट था, तो उस पे लिखा हुआ था कि आप भर पेट के जो चाहिए वो खाइए, बिल आपके पोते अदा करेंगे। तो मेरे जैसा कोई आदमी चला गया और वो खा पी करके जब रवाना हुआ तो उसने बिल पकड़ा दिया। तो बोले भाई आपने ये लिख रखा है कि आप तो जो कुछ है खाइए, बिल तो आपके पोते अदा करेंगे। ये लिखा हुआ तो पोते अदा करेंगे मेरे। बोले भाई ये आपका बिल नहीं, आपके दादाजी का है। तो ये जो कोई भी जो लोन किसी भी प्रकार का देश पे कोई भी व्यक्ति ला रहा है, 100% ये मान के चलिए ये आप ही पे आ रहा है। अभी जैसे अमेरिका में चीन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेरिका की सीधी सीमाएं हमसे नहीं लगती, इसीलिए इतने हित नहीं टकराते। अमेरिका जनसंख्या एक सीमित है, चीन की हमारी बराबर है। चीन हमें किसी भी दिन कंट्रोल कर सकता है, अमेरिका नहीं कर पाएगा। अमेरिका के पास साधन हो सकते हैं, आधुनिक हथियार हो सकते हैं, पर जहां जनसंख्या की बात आएगी ना वहां पे ये अमेरिका डिफीट खा जाएगा, पर यहाँ चीन नहीं खा पाएगा। चीन हमें ये तो आप जो एफपीआई के तहत जो पैसा आ रहा है, एक तो एफडीआई है, आपने एक एफपीआई बताया, एफपीआई के तहत जो पैसा आ रहा है 101% हम वापिस चीन के उपनिवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। हनुमान जी आपका माइक ऑफ है। माइक बंद है। चांगचुंग वो जो चाइना वाला है, ये इसका पार्टनर मिला और ये देखा तो मैंने कहा यार मामला तो बहुत पड़ोस में ही है मामला ये तो। और हम कह रहे हैं साहब श्रीलंका पे कर गया चीन का, और चीन क्या कर रहा तुम्हारे कर रहा। फैक्ट बात ये है कि इसके मार्फत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम दुनिया दिखाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, लेकिन आदमी से आदमी जुड़ रहा है। हमारा मार्केट, हमारा ट्रेड, हमारा सारा कुछ लेन देन सब करके और सारा हो रहा है। तो इसका कोई मतलब है, इंटरनेशनल कानूनों का फायदा उठा रहा। इसके बीच में इन्होंने कुछ अपनी टांग भी अड़ा ली कि भाई ठीक है ऐसे नहीं करके एफपीओ पे ले आओ पैसा, एफपीओ पे ला करके कुछ कम पड़े तो यहाँ पे आप LIC ऋण के ले लो बैंक से, बाकी वहां से ले आओ पैसा। तो पैसा कौन देगा? चीन देगा। अब चीन पैसा दे रहा, कौन देगा? चीन का एक आदमी ताइवान का अंदर बैठा है, वो आदमी इनका पार्टनर है, वो पैसा ला रहा कर रहा। यही तो इन्होंने उठाया था मुद्दा हिडनबर्ग। और इन्होंने जब ये ट्रायल होगी और एक दिन बहुत भारी पड़ेगा, और ये जैसा आप कह रहे हैं उपनिवेश होने की स्थिति की तरफ हम यदि बढ़ गए तो क्या होगा? ये जो चाइन में का ये अक्का ही चीन है क्या, वो है वो देने के लिए चीन ने कहा तुम ले लो, लेकिन ये मेरे को अरुणाचल के पास 2000 का एक छोटी सी जगह वो दे दो, तो ये कभी न कभी हो जाएगा। फिर वो निकाल लिया इसने सिल्क रूट वहां से, तो बिजनेस तो हो ही रहा है। तो स्थितियां बड़ी टिपिकल है इंटरनेशनल कंसेप्ट के ऊपर। हमारे क्या किस तरीके से हम करें, कैसे क्या करें, ये बड़े सवाल हमारे पास में। हाँ धाकड़ साहब, अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए। जब भारत ने जो मनमोहन सिंह साहब और नरसिंह राव ने WTO एग्रीमेंट किया था, तो उसमें जो शर्तें थी उस पर संसद में बहस करते हुए एक बार मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि साउथ कोरिया गेट एग्रीमेंट करके एशियन टाइगर बन गया है। तो मीडिया ने भी उस एग्रीमेंट को बड़े जोर शोर से बताया, और उस एग्रीमेंट के जो इफेक्ट अब आने लग गए हैं कि जो माल अपने यहाँ पैदा रहा उसको भी बाहरी देशों से खरीदना पड़ रहा है। अपना जो अपना मार्केट है डंपिंग यार्ड बन गया है। मतलब जो भी यहाँ पैदा हो रहा है वो कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई देश यहाँ के मार्केट में धकेल रहा है। हम खाद्य तेल ला रहे हैं, अभी ये मक्का की स्थिति सुधरी हुई नहीं है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट है, काफी ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ पैदा होती है उसको भी हमें आयात करना पड़ रहा है। और इसके चलते हमारा जो व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, और व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है तो डॉलर क्राइसिस हो रहा है, डॉलर की मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों, मतलब संसद में एक तो कोई बिल पेश करना होता है और एक खाली माली यूं ही जबानी जमा खर्च होता है। तो विपक्ष के काफी लोग मैंने देखे हैं, जैसे भले आदिवासी के दो, आदिवासी सांसद के दो, ये
मतलब ये उसके उसमें कोई वो बिल पेश नहीं करते हैं, केवल जबानी जमा खर्च होता है। तो जबानी जमा खर्च से संसद में वो रिकॉर्ड तो रखते नहीं, उसका सॉल्यूशन सरकार देती नहीं, और इस प्रकार वह एक प्रकार की नूरा कुश्ती चलती रहती है कि यार ये चलो ये केवल विरोध करने के लिए विरोध है, और बाकी समाधान के तौर पर विपक्ष भी नहीं करता कि ये एग्रीमेंट आप कैंसिल कर दो तो आप ये हालत सुधर जाएगी। अब तो ये कहते हैं कि बेकर्स हैव नो चॉइस, यानी जो भिखारी होते हैं उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती है। तो कर्जा ले लेके इस स्थिति में आ गए हैं कि वो भिखारी वाली स्थिति हो गई है। और जो एग्रीमेंट है, अब ये जो बंदरगाह छोड़ना पड़ा है, क्योंकि जिसके पास जिसकी लाठी में दम होता है उसकी बात चलती है। तो अमेरिका ने कहा ये छोड़ दो, वो छोड़ दिया।